percentage change in demand, there comes less percentage change in demand, then it is called less than unitary elastic demand. I am repeating, when due to a given percentage change in price, there comes less percentage change in demand, then it is called less than unitary elastic demand. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइस में चेंज आया मान लो 5%, डिमांड में चेंज आता है इससे कम 5 से कम, मान लो आ गया डिमांड में चेंज 2%, कितना आएगा कोएफिशिएंट 0.4, 2 को 5 से डिवाइड कर दो, परसेंट कट गया 0.4 आया, 0.4 इज लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? लेस देन 1। सीधी सी बात है, इसमें कोई अलग से कुछ भी नहीं है। जब न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़े डिनोमिनेटर की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा, 1 से कम होगा पॉइंट, ठीक है। अब मान लो ये प्राइस में चेंज आया 10%, डिमांड में चेंज आता है 3%, कितना जाएगा, कितना चेंज आया 0.3, लेस देन 1। कोई भी जो जितना प्राइस में चेंज है उस डिमांड में उससे कम चेंज दिखाना है। आप कोई भी एग्जांपल लेके बना सकते हो, डिमांड में कम चेंज आए, अगर ऐसे हो तो जो कोएफिशिएंट आएगा मतलब आंसर आएगा वो 1 से कम होगा। ऐसी डिमांड हो तो देन इट इज कॉल्ड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब इसी को डायग्राम की फॉर्म में करते हैं। प्लीज ड्रॉ द एक्सिस। OP प्राइस के ऊपर OQ डिमांड इज बीइंग मेड बाय एनी पर्सन, इतना प्राइस पे OQ डिमांड को करना ले रहा है। अब प्राइस कम होते हो जाता है OP1, डिमांड में चेंज आता है OQ1, प्राइस ज्यादा कम हो गया, ये ज्यादा निकालेंगे माइनस को लेते हैं 5%, ये डिमांड में चेंज तो आया है, क्योंकि डिमांड बढ़ी तो है पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, मान लो ये आ जाता है 2%। So that means that due to this more percent change in price, demand में change आया but less percent change है, कम change है। अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो हमारी जो डिमांड को करेंगे इस टाइप ऐसी स्टीप स्लोप पर, जो भी मैंने एग्जांपल दिया था स्टीप स्टेप है, ऊंचा स्टेप है, वही गलत। तीखी सी नॉर्मली ये बनती है हमारी डिमांड, इसको कहा जाता है ऐसी शेप हो तो इसको कहा जाता है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, या और ये इतना लंबा वर्ड नहीं बोला जाता तो सीधे भी कह देते हैं लेस इलास्टिक डिमांड, पहले वाले को कहते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब मैं बोर्ड के ऊपर आई एम गोइंग टू ड्रॉ ऑल द 5 डायग्राम्स। मैं कुछ भी मेंशन नहीं करूंगी, यू विल बी टेलिंग मी कि ये शेप को देख के आपको क्या पता लगता है कि ये कौन सी डिमांड, आपने नाम बताना है, उसके बाद कोएफिशिएंट बताना है कि क्या लिखना चाहिए, ठीक है। ये डिमांड का बना है, क्या है इसका नाम, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, कोएफिशिएंट इज इंफिनिटी। ये आपने याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे ये ऐसे क्वेश्चन, वी ड्रॉ डायग्राम सो एंड सो, कोएफिशिएंट इंफिनिटी, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ऐसी शेप है इसमें कुछ नहीं लिखना, पॉइंट पर कुछ नहीं, सीधा लाइन। कोएफिशिएंट क्या बना 0, कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0। Elastic coefficient आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि लाइन की शेप को देख के ही हमें पता चल जाए कि ये कौन सी डिमांड। ठीक, अब हमने सबके मीनिंग समझ लिए। इसमें इनफाइनाइट चेंज हो रहा है, या तो बिल्कुल अगला खत्म ही कर देता है अपनी डिमांड को, या बहुत अनगिनत। यहाँ पर कोई चेंज नहीं रहता, जो मर्जी प्राइस को होता है, यहाँ पर उतना ही चेंज रहता है डिमांड में जितना परसेंट प्राइस में हुआ। यहाँ पर प्राइस में थोड़ा चेंज, डिमांड में ज्यादा चेंज, यहाँ पर प्राइस में ज्यादा चेंज, डिमांड में कम चेंज।
5 डिग्रीज हैं अलग अलग टाइम पे। ऐसा नहीं कि ये पांचों एट ए टाइम सब कुछ सबकी लाइफ में जैसे मार्केट गए तो सब कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम के ऊपर डिफरेंट चीजों के लिए हमारा बिहेवियर इनके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब मैं एक सिंगल डायग्राम बना रही हूँ, आपकी मर्जी, आपने बनाना है ठीक है, नहीं बनाना तो भी आपने देख के बताना है मुझे। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, बिल्कुल इसके सेंटर में से पॉइंट निकालो। यूनिटरी इलास्टिक, अब थोड़ी चपटी सी फ्लैट सी बनानी है, इधर से बना दो। मोर इलास्टिक, अब थोड़ी स्टीप बनानी है, यहाँ से बना दो। जब एक डायग्राम में टाइम कम हो तो शेप को देख के साथ में लिखना है, यहाँ पे इंफिनिटी, ये 0, ये 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन। क्या बना ये? डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो नहीं बनी वो बच्चे फिरकी सी घुमाते हैं, चलो हवा में घूम रही है, वो नहीं है, ये चक्कर चक्कर नहीं बना है, मतलब ये डिग्रीज हैं। ठीक, चलो अब आगे लिखें। आगे देखिए अपनी बुक में आगे दिया हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ईडी। ये अभी करना नहीं है, ये थ्योरी पार्ट है। अगर मैंने डिग्रीज और फैक्टर्स इकट्ठे करवा दिए, अभी आपको डिग्रीज नई नई पहली बार की है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। आज घर जाके ये डिग्रीज वाला पार्ट अच्छे से याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला पार्ट करवा देती हूँ। आगे आ जाइए, जहाँ पर ये दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ प्राइस ईडी। मेजरमेंट ऑफ, एक दो पेज आगे होगा, जिसकी कोई और भी बुक है देख लो, मेजरमेंट लिखा होगा, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिलेबस में मेथड है, एक ही मेथड है जिससे हमने काम करना है, दैट इज परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, अदरवाइज 3 मेथड होते हैं, बट हमारे सिलेबस में एक ही है। मैं तीनों के नाम बता देती हूँ। एक मेथड होता है ज्योमेट्रिक मेथड, डायग्राम बना के करना होता है। एक मेथड होता है परसेंटेज मेथड, जो सिलेबस में है। और एक मेथड होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें भी कैलकुलेशन करनी होती है, बट वो सिलेबस में अभी डिलीटेड है, वो नहीं करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डू परसेंटेज मेथड। So now give heading percentage method to measure price elasticity of demand. पहले करेंगे इसकी डेरिवेशन, उसके बाद करेंगे उसकी न्यूमेरिकल। इंटरेस्टिंग है और प्रैक्टिकल पार्ट है, यू विल बी एंजॉयिंग आल्सो। परसेंटेज मेथड और इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। दोनों का मतलब एक ही है, प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले ईडी इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला लिखना है जो बिगनिंग में लिखा था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो डेफिनेशन में लिखा था ना वही लिख लीजिए, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दिया, पहले बोला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड। अब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा छोटा करके कर लेते हैं। बात वही है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ द गुड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड। अब थोड़ा शब्द छोड़ दिया। अब किसी चीज का परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको लिखते हैं चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड किसी भी चेंज का परसेंट निकालना हो तो पहले चेंज लिखते हैं, चेंज कितना है, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल चीज होती है, वो जो भी वैल्यू वो ओरिजिनल आपने मैथ्स में किया हुआ है 10th तक, इनटू 1। ये मैंने अभी ये ऊपर वाला पार्ट लिखा है डिवाइडेड बाय दिस। अब ये डिनोमिनेटर भी, अब क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, सिर्फ डिमांड की जगह प्राइस लिखना है, बाकी तो वही फॉर्मूला रहेगा, परसेंट चेंज निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे चेंज इन प्राइस divided by original price into 100. 100 ऊपर भी है नीचे भी है, it will get cancel, सेम वैल्यू ऊपर नीचे है, डिवाइड कर रही है, कैंसिल हो जाएगा ये 100 और कैंसिल, बच गया हमारे पास ये। अब थोड़ा सा ध्यान से सोचो, अब क्या करना है,
अब ये इतने लंबे वर्ड्स की बजाय अब हमने इसको टेक्निकली अल्फाबेट्स में लिख दिया। फॉर्मूला बनाने के लिए, फॉर्मूले का मतलब छोटा कॉम्पैक्ट सच कोई चीज बनानी होती है, लंबा चौड़ा ही लिखना हो तो फिर फॉर्मूले का क्या मतलब। अब इसको छोटा करके टेक्निकल फॉर्म में लेके आना है, तो क्या करेंगे, अल्फाबेट्स यूज करेंगे। पी अल्फाबेट का मतलब प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, पुराना, ओरिजिनल मतलब पहले वाला। P1 का मतलब न्यू प्राइस, जो चेंज होके होता है वो न्यू प्राइस। तो जो डिमांड दिखानी है उसके लिए यूज करेंगे क्यू। क्यू का मतलब क्विल्ट नहीं, क्यू का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड, ओरिजिनल डिमांड, पहले वाली डिमांड। Q1 लिख ले अगर, इसका मतलब न्यू डिमांड, वन लगा के साथ में, जैसे इसको कहा न्यू प्राइस, इसको कहेंगे न्यू डिमांड। अब ये वाले वर्ड्स की जगह हमने ये टर्म्स को लेके आना है। फिर जो चेंज है, चेंज के लिए टर्म यूज करनी है ये डेल्टा। ये मैथ्स की भाषा में कहें तो ये ट्रायंगल का साइन है। इकोनॉमिक्स में ये जो ट्रायंगल है इसके लिए इसको बोला जाता है डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज। जब भी हम ये साइन लगा के कोई चीज लिखे तो उसका मतलब हम चेंज की बात कर रहे हैं, कितना चेंज आया उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये टर्म्स को यूज करके इसकी जगह लिखने, आई थिंक मुझे सबने लिखे, आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड, मिटा दो ऊपर से। So ED is equal to, ये change in demand की जगह अब हम कुछ टर्म्स में लिखते हैं डेल्टा Q डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड कितनी है Q। 100 तो पहले कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय ये वाला डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मतलब डेल्टा P डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मतलब मैं वो बताती हूँ, वो आगे आएगा। अभी पहले हम क्या करेंगे, अभी कोई न्यू डिमांड तो नहीं कि शब्द आया, न्यू डिमांड वर्ड आया कोई नहीं है, जो आए सिर्फ पहले उनको यूज करेंगे, तो आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा, मैंने बता पहले भी। इससे देखो चेंज इन डिमांड डेल्टा Q डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड Q, फिर अभी डिवाइडेड बाय जो मेन डिवीजन है, उसके बाद चेंज इन प्राइस ये वाला डेल्टा P डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस P इनटू 100 का वो हमने पहले कैंसिल किया। अब ये ऐसे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइड्स चेंज हो जाएगी, अपसाइड डाउन हो जाएगा। ये क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा P ओवर Q, ये चाहते उल्टा हो जाएगा, P बाय डेल्टा P हो जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर जाके उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, P बाय डेल्टा P। मल्टीप्लाई का जो साइन है ये बीच में करके लगाने का मतलब है ये मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी हो रही है, ये नीचे भी हो रही है, यानी ये मैथ्स में टेंस है। ये किसका मतलब है, तो बजाय दो बार लिखने के उसको अकेला एक बार बीच में करके लिख देते। तो आप मुझे सोच के बताएं, 2 into 3 is equal to, अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 into 3 is equal to 6, अगर मैं बोलूं 3 into 2 तो भी 6 है, अगर मैं बोलूं 1 into 6 तो भी 6 है, 6 into 1 तो भी 6 है। मतलब नंबर को आगे पीछे करके कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई ही करना है। तो ऐसे ही अगर हम ये डेल्टास वाली चीजों को एक तरफ कर दें और बाकी ये जो सिंपल अल्फाबेट है उसको एक तरफ कर दें, मतलब ये डेल्टा Q डिवाइडेड बाय इसको इधर ले लेंगे, मतलब Q into डेल्टा P या डेल्टा P into Q जैसे मर्जी बोल लो। सिर्फ ये करने का पर्पस क्या है वो भी मैं बताता हूँ। पहले लिखे डेल्टा P into ये वाला P, ये Q को जगह चेंज करके इधर से उठा के इधर लिख दिया, ये हमारा फॉर्मूला बना। अब आप कहेंगे कि मैंने जो पहले लिखा था वो क्या खराब था, बात तो एक दिन खराब नहीं था, वो भी ठीक है अपनी जगह। ये ऐसा लिखते हैं इस करके है, जब भी फॉर्मूला कोई बनाना होता है तो इस तरीके से उसको थोड़ा लिखने की कोशिश होती है कि जल्दी बोला जाए और जल्दी उसको याद किया जा सके। जब हम प्रैक्टिस करते हैं बोल बोल के याद करते हैं तो ये बोलना थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। अब आपने भी याद करना है तो आप ऐसे याद करोगे ED इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q, मतलब डेल्टा डेल्टा वाली बात होगी, ठीक है, डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी ठीक है, गलत नहीं है, बट ये किसी तरीके से याद करने का कोई होता है कोई शॉर्टकट फॉर्म, तो ये ऐसे, अदरवाइज कोई फर्क नहीं होता चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे। सो ये फॉर्मूला बना। अब आगे हमने न्यूमेरिकल्स करनी है,
तो उसमें आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, वहां पर वो हमारे जो Q1 और P1 लिखा था आपको वहां पे यूज होगा, उसकी हेल्प से फिर हमें अभी एक क्वेश्चन लिखिए पहले सारे, सबके पास टियाजन ये दिनेश वाली बुक है सबके पास, सबके पास है? चलिए फिर मैं बुक से क्वेश्चन बताती हूँ। चलो मैं बोल देती हूँ, एक क्वेश्चन मैं बोलती हूँ, ये जो बच्चे दूसरे इनके पास पता नहीं है बेटे, आई एम गोइंग टू स्टेट वन क्वेश्चन, आप सभी नोट कर लो। A consumer purchased, all are requested to write the statement. A consumer purchased 10 units of a commodity. Consumer purchased 10 units of a commodity when its price was rupees 5 per unit. When its price was rupees 5 per unit, full stop. He purchased 12 units. He purchased 12 units when its price falls to rupees 4 per unit. When its price falls to rupees 4 per unit, full stop. What is the price ED of this commodity? What is the price elasticity of demand of this commodity? What is the price ED या price elasticity of demand? फिर से सुन लो मैंने क्या बोला है, जब प्राइस है 10 रुपीज तो कंज्यूमर बाय कर रहा है 5 यूनिट्स, जब प्राइस है when price falls to 4 rupees so then he is buying 12 units. कैलकुलेट करनी है प्राइस सीधे, तो पहला काम क्या करना है, आफ्टर रीडिंग द स्टेटमेंट पहले लेफ्ट साइड पे whatever things are given उसको शॉर्ट फॉर्म में हमने पहले नोट करना है कि हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, तो आपने आप जैसे जो पुराना प्राइस है पहले वाला प्राइस उसको कहना है पी, पी मतलब ओल्ड प्राइस, ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल प्राइस 5 रुपीस, 5 है ना, 5 रुपीस। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, ओरिजिनल डिमांड कितनी है 10 यूनिट्स की, क्यू इज 10। नया प्राइस जो चेंज होके हुआ है वो कितना है 4, उसका नाम रखा हमने P1, P1 का मतलब न्यू प्राइस, नया प्राइस जो बदल के हुआ है 4। जो इस प्राइस के ऊपर नई डिमांड हुई, नई क्वांटिटी हुई, दैट इज Q1, कितनी है वो 12। देखिए पहले तो सिर्फ लिखना है कि हमें दिया क्या है, ठीक। अच्छा इतना लिखने के बाद अब हम आराम से डेल्टा निकाल सकते हैं, डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा Q इज इक्वल, अब डेल्टा P में सिर्फ हमने ये प्राइस का चेंज देखना, प्लस माइनस साइन को कुछ नहीं करना, हमने ये नहीं करना कि ये 4 में से 5 माइनस कर दो जी -5 है, कुछ नहीं, आप सिर्फ देखो कि कितने रुपए का चेंज है, यूनिट वाइज देखो, 5 में से 4 माइनस कर दें 1 रुपए का चेंज है, समझ आ रहा है, 1 रुपए का 1 रुपए का चेंज है, डेल्टा P है 1, लिखना है, लिखो 5 माइनस 4 ब्रैकेट में लिखना है तो लिख भी सकते हो, 1 रुपए का चेंज, कहते सही। क्वांटिटी में डिमांड में कितना चेंज आया, पहले थी 10 अब हो गई 12, 2 यूनिट्स का चेंज आया, ठीक। लिखना है ब्रैकेट में आप लिखो 12 माइनस 12, इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो डेल्टा P आपके जी 4 में से 5 माइनस कर दो, डिफरेंस ही दिखाना है, तो फिर क्या आएगा -1। अब हमने कहीं माइनस नहीं लिखना है, हमने उस तरफ नहीं जाना है कि -1 प्लस कुछ नहीं करना, ना प्लस का साइन लगाना ना माइनस का, कोई सिर्फ डिफरेंस देखना है, डिफरेंस देखना है, नंबर में कितना डिफरेंस है वो लिखना है, तो हम यहाँ पे डिफरेंस लगा दिए। अब तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी जो भी बनाया था हमने पीवी का फॉर्मूला, अब आपके पास जो है all the 4 values which are required for substitution, सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास में, पुट कर दे। डेल्टा Q कितना निकाला 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा P कितना निकालेगा 1, P का मतलब जो ओरिजिनल प्राइस 5
मल्टीप्लाई क्यू का मतलब ओरिजिनल डिमांड 10, जो करता है वो काट दो, साथ लिखो 5 से 10 और 1 इसी को इसको सेटल कर दे आंसर को कोएफिशिएंट आ गया ED = 1। क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारा काम हो गया खत्म, बट मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस कोएफिशिएंट हाउ कैन वी इंटरप्रेट इट, हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस आंसर। हमारे यूनिटरी इलास्टिक तो है, क्वेश्चन के रिगार्ड से इसको ऐसे बोलेंगे कि जो भी कमोडिटी की अगला बात कर रहा है, डिमांड फॉर दिस कमोडिटी इज यूनिटरी इलास्टिक। आपको याद है एक हमने डेफिनेशन में किया था, स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस व्हिच डील्स विद कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब जो आंसर हमारे पास आते हैं उसको इलेबोरेट कैसे करना है, उसको समझाना कैसे। तो हम कहेंगे कि ये जो चीज है जिसकी बात हो रही है स्टेटमेंट में, उसकी डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है। भाई जितना उसका प्राइस बदलता है उतनी उसकी डिमांड भी बदल जाती है, उतने ही %। ठीक, लिखा पूछा नहीं है, बट आपको समझ होनी चाहिए कि इसको कहना कैसे है। अब एक और क्वेश्चन लिखिए इसी टाइप का, बिल्कुल आपने अपने आप करना है। बुक की एक्सरसाइज में अदर मेथड्स के भी क्वेश्चंस हैं, यू नीड नॉट टू ट्राई दोस क्वेश्चंस, क्योंकि वो हमने किए ही नहीं, मेथड ही नहीं किए, तो उनको नहीं आपने कहना कि हमने करवाए नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं सिलेबस में। जो सिर्फ परसेंट मेथड से रिलेटेड है वही करनी है। जी प्लीज राइट डाउन, when price of a commodity is ₹10 per unit, when price of a commodity a good is ₹10 per unit, consumer demands 27 units, consumer demand करता है 27 units। when price है ₹10 per unit, consumer demands 27 units, full stop। when price falls to ₹9, when price falls to, कम होके हो जाता है ₹9, तो then consumer demands 30 units, then consumer demands 30। calculate price ED and interpret the result, calculate price ED and interpret the result। बिल्कुल सेम जैसे अभी किया था, पहले आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखो, प्राइस कितना है 10, ओरिजिनल डिमांड कितनी है 27, फिर नया प्राइस कितना है P1 9 और न्यू डिमांड कितनी है 30, उसके बाद फिर डेल्टास निकालिए। डेल्टा P कितना आएगा 1, चेंज इन प्राइस 10 और 9 का डिफरेंस 1, डेल्टा Q कितना आएगा 3, 30 में से 27 माइनस कर दिए। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखिए, वैल्यूज पुट करिए, फिर आंसर निकालिए कितना आंसर आएगा, सारा करके आंसर कितना आंसर आया 1 पॉइंट, आपका कितना है 1.1। ओके चलो एक डिजिट ले लेते हैं, 1.1 आगे जो भी है आंसर आया। हाउ कैन वी इंटरप्रेट दिस, 1 से ज्यादा है चाहे एक ही पॉइंट ज्यादा है, फिर भी हमें क्या कहना पड़ेगा यहाँ पे, मोर इलास्टिक डिमांड या ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। चाहे थोड़ा ही ज्यादा है, ज्यादा फर्क नहीं है, बट स्टिल एक से ज्यादा आ गया आंसर, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। और थोड़ा शॉर्ट बोलना है तो ऐसे बोल सकते हैं मोर इलास्टिक डिमांड, बार बार वो यूनिटरी बोला नहीं जाता, सीधा सीधा बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। इतना क्लियर हो गया बेटे, क्लियर, पुनीत समझ आ गया बेटे। नेक्स्ट सौरभ, देवांश, विश्वजीत, क्लियर, क्लियर हो गया। ओके राघव, ये तो थे सिंपल टाइप के। अब थोड़े से मैंने इसलिए करवाया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब थोड़े से आगे चेंज वाले क्वेश्चन,
अब लिखिए प्लीज राइट द स्टेटमेंट। मैं इस करके बोल रही हूँ बस सब बच्चों के पास एक जैसी बुक नहीं है तो फिर किसी को पता लगेगा, इसलिए बेटर है मैं ही बोल दूं, थोड़ा जल्दी नोट कर ले। प्राइस ईडी फॉर ए प्रोडक्ट इज 1 या यूनिटी। प्राइस ईडी फॉर ए प्रोडक्ट इज यूनिटी, full stop. A household buys 25 units of the product. A household मतलब कोई परिवार है, कोई फैमिली है, household buys 25 units of the product at a price of rupees 5 per unit. Household buys 25 units of the product at a price of rupees 5 per unit. Full stop. If the price of the product rises to rupees 6 per unit, comma, then how much quantity of the product will be bought by the household? Then how much quantity will be bought by the household? I am repeating, please check. Price CD दिया हुआ है unity. Household buys 25 units of the product at a price of rupees 5 per unit. If the price of the product rises to rupees 6 per unit, how much quantity of the product will be bought मतलब purchased by the household? ठीक, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले सबसे जो दिया है पहले उसको गिवन लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड पे ऐसे वर्टिकली लिख लो ताकि सब चीजें पता चल जाए। प्राइस ईडी लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं बताइए कि हमारे सिलेबस में जो ईडी लिखने इसका मतलब है प्राइस ईडी की ही बात हो रही है। दैट इज गिवन पहले लिखो यूनिट, दैट इज वन। उसके बाद कितना दिया, ही बाइज 25 यूनिट्स, मतलब ओरिजिनल डिमांड कितनी है 225। इस प्राइस के ऊपर लेना है 25 यूनिट्स 5 रुपीस, मतलब ओरिजिनल प्राइस जो पी है दैट इज 5। अब सेकंड लाइन में बताया प्राइस राइजेस टू रुपीस 6, राइजेस टू शब्द आता है, इसका मतलब पहचान अपने बढ़ के हो गया 5 की बजाय 6 रुपए हो गया, ठीक है, P1 हो गया 1। क्या अब आगे क्वांटिटी बताइए कि कितनी क्वांटिटी को लेकर 6 रुपीस प्राइस में, वो नहीं बता, इसका मतलब Q1 हमें निकालना है। इस नए प्राइस पे कितनी डिमांड करेगा वो नहीं पता, निकालना है, Q1 निकालना है, तो उसके आगे लगा दो क्वेश्चन मार्क। पहले आप देखो स्टेटमेंट में ये दिया हुआ सारा कुछ, इसे देखो मैं बोलती हूँ फिर से आप चलो। P1 कितना, ओके 6 है, ठीक, मैंने गलत लिखा था 6 है, ठीक। सबसे पहले नोट कर लिया कि क्या दिया हुआ है। अब इसके बाद इसको जो हम चेंज निकाल सकते हैं, जिसका डेल्टा निकाल सकते हैं वो निकाल लें। डेल्टा पी निकाल सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से, डेल्टा पी कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 1, लिख सकते हो 6 में से 5 निकाल। Q1 निकालने के लिए हमें डेल्टा Q निकालने के लिए हमें Q1 का पता होना चाहिए, वो है नहीं, इसका मतलब हम डेल्टा Q भी नहीं निकाल सकते, जो नहीं निकाल सकते वो भी क्वेश्चन मार्क डालें। इसका मतलब हमें डेल्टा Q भी निकालना पड़ेगा, Q1 भी निकालना पड़ेगा, ठीक, आराम से हो जाएगा, चिंता नहीं करो। अब इसके नीचे फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला में पुट कर दो, जो गिवन है उसको पहले पुट कर दो। I am going to rub this information. Hope all have written. बस बातें नहीं लिखिए बेटे, रब कर दूं बोल रखना। EBS equal फॉर्मूला लिखो, EB की वैल्यू ये भी है 1, पुट करते हैं वैल्यू 1, डेल्टा Q हमें नहीं पता वो निकालना है, ऐसे ही तो डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P निकालते हुए 1 वो लिखिए 1 इनटू ओरिजिनल प्राइस कितना है 5, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है या डिमांड कितनी है 25। जब इस तरह से हो तो इसका मतलब ये बेचारा अकेला है, अकेला नहीं छोड़ना है, इसका मतलब इसे इसको क्या डिवाइड कर रहा है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मींस जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा दैट मींस इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय 1।
उससे नीचे निकालना अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इन्हीं को पता चल जाता है, जिनको आता है, जिनको नहीं पता रहता उनके लिए 1 से करके तो थोड़ा मैं समझना इजी है। अब ये हो गया आंसर, ये आ गया 1/1 डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई 5, 5 1 5 डेल्टा क्यू इनटू 1 डेल्टा क्यू ना आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना आ गया डेल्टा क्यू, यही जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 इनटू 1 5 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ना क्लियर है। इसको पहले आप आंसर कर लो। अब ये फैक्टर रेक्टेंगल है तो बोलने में सर्कल बोलते हैं, तो इसको कवर करके हाईलाइट करते हैं। अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ। क्वेश्चन में जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ईडी है, ये भी बेस्ड हमारा वो पीछे लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर ही बेस्ड है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा होती है। अब आपको निकालनी है न्यू क्वांटिटी Q1 हमने निकाली, नई डिमांड इज इक्वल टू, पहले लिखना है पुरानी डिमांड Q। अब रुपए, अब आप ध्यान से देखिए, बताओ अपनी कॉपी में, पहले प्राइस है 5 रुपीज, अब 6 हो गया। प्राइस हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, इंक्रीज हुआ है तो लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक अगर प्राइस बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो डिमांड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, डिक्रीज कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो चेंज है इसको हमें पुरानी डिमांड से माइनस करें तो ही ये डिमांड हमारी नई डिमांड पहले की अपेक्षा कम होगी। क्यू में से डेल्टा क्यू को माइनस करना पड़ेगा, माइनस डेल्टा क्यू। क्यू है 25, डेल्टा क्यू निकाला है 5, इसका मतलब Q1 हो जाएगा 20। खड़े होकर देखो जरा, ये बात फिर से देखो, यहाँ पर जो ईडी का कॉन्सेप्ट है बेस्ड ये लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर ही है। अब आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा प्राइस में क्या चेंज आया। प्राइस अगर बढ़ा है तो इसका मतलब न्यू डिमांड पहले की बजाय कम होनी चाहिए। तो कम तब होगी जब हम ये चेंज को इसमें से पुरानी डिमांड में से माइनस करेंगे, तो ये पहले से कम वैल्यू आएगी। अच्छा, अगर प्राइस होता है, मान लो एक मिनट के लिए, पहले होता 6 और बाद में चेंज होके हो गया 5, तो फिर डिमांड को क्या होना था, नई डिमांड पहले से ज्यादा होनी चाहिए लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक, फिर यहाँ पर प्लस करना चाहिए था, 25 में 5 प्लस करने चाहिए थे, तभी डिमांड बढ़ेगी। सारे क्वेश्चन करते हैं, अभी एक तरह का लिखिए है तो नई डिमांड हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब और लिखिए क्वेश्चन, कोशिश करनी है घर जाके जो सॉल्व क्वेश्चंस है, अनसॉल्व है, इसी टाइप के ट्राई टू डू। ठीक है जी बेटे, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग, बेल हैज गॉन।